ईडीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। तो यहाँ हम तीन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एफडी है, एक इक्विटी है और एक गोल्ड है। कौन सा वाला फंड कितना सुटेबल है और कौन से में कितना प्रॉफिट बनता है या कौन सा कितना सही रहेगा, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी फंड जो होता है वो हमें पीस ऑफ माइंड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कब? जब अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट हो, ऐसी कोई इवेंट हो जाए जो हमने पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रखी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि वाई नीड एन इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए, हाउ टू बिल्ड वन, एक इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और इसको मैनेज करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाई नीड एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड चाहिए अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। ऐसा कोई एक्सपेंस आ जाए जो हमने पहले प्लान नहीं किया। वो मेडिकल इमरजेंसी से लेके घर को रिपेयर करने तक के सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है जॉब लॉस। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो आपको नई जॉब ढूंढने में या एक जॉब से दूसरी जॉब में आप ट्रांजिशन कर रहे हो करियर में, उस दौरान आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी। तीसरा जो रीज़न है पीस ऑफ माइंड। जब कभी इमरजेंसी आ जाए, इस बात की या आ जाने पे हमें कम से कम पैसों की टेंशन नहीं रहे, मनी की टेंशन नहीं रहे, ताकि हम उस इमरजेंसी को मैनेज करें। और अगला पॉइंट है अवॉइड डेट। देखो, इमरजेंसी आने पे क्या होगा, हम कुछ लोन लेंगे जिसकी वजह से कर्जा हो जाएगा, है ना। तो डेट में नहीं जाए इमरजेंसी के दौरान, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इमरजेंसी फंड चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए, इसके कुछ कारण हुए। अब हम देख रहे हैं कि कैलकुलेट इमरजेंसी फंड, आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मंथली एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करना है। जैसे कि रेंट कितना है, यूटिलिटी कितनी है, ग्रोसरीज कितने की, ट्रांसपोर्टेशन कितने का, इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंसेस, उन सबको टोटल करना है कि मंथ में कितना हो। फिर आपको एक टारगेट फिक्स करना है, सेविंग गोल, कि कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेज आपके पास हो। राइट। अगर आप पे डिपेंडेंट ज़्यादा है ना, तो आप भी इमरजेंसी फंड को, ज़्यादा इमरजेंसी फंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कर सकते हो कि भाई हमें इतना इमरजेंसी फंड चाहिए। अब समझते हैं कि इमरजेंसी फंड को बिल्ड कैसे करेंगे। स्टार्ट स्मॉल, छोटे के साथ स्टार्ट कीजिए। चाहे 1000 रुपये या 2000 रुपये ही पर मंथ आपको इमरजेंसी फंड में डालने हैं। ऑटोमेट सेविंग्स, सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपके इमरजेंसी फंड में पैसे ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि आप उन्हें एक्सपेंस ना करो। तीसरा, कट एक्सपेंस, कुछ अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस है जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट और सब्सक्रिप्शन, इनको आप उस दौरान कम कर सकते हो जब आप अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि वो एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ। इंक्रीज इनकम, आप इमरजेंसी फंड बनाने के लिए अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। जैसे कोई साइड हसल कर दिया, कुछ दिन आप एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, फ्रीलांसिंग करने लग गए और टाइमिंग कर रहे हो, ताकि आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाए। फिर है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के बाद उसे मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि एक्सेसिबल, इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए आसानी से एक्सेसिबल हो, बिना किसी पेनल्टी के तुरंत हम उसे विड्रॉ कर सके, इस तरह का होना। ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कोई लॉक इन पीरियड हो गया है ना, तो ताकि हम उसे निकाल ही नहीं पा रहे हैं ना। एक रेफरेंस आफ्टर यूज एज पॉसिबल है। अगर मान लो हमने किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने फंड को विड्रॉ कर लिया है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको उसे वापस से फिल करना चाहिए। पीरियडिक रिव्यू, आपको टाइम टाइम पे अपने इमरजेंसी फंड का रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये आपके 6 मंथ का एक्सपेंसेस है। मान लो समय के साथ आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो के अनुसार आपका इमरजेंसी फंड भी बढ़ना चाहिए। सेपरेट फ्रॉम अदर फंड्स, आपको इमरजेंसी फंड को अदर फंड से सेपरेट रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप डे टू डे खर्चे में ही अपने एक्सपेंस इमरजेंसी फंड को यूज कर रहे हो। इमरजेंसी तो आपको रियल में लगे, जब वो इमरजेंसी है तभी आपको इसे यूज करना चाहिए। अब हम समझते हैं ऑप्शन टू इन्वेस्ट। इमरजेंसी फंड को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करे या उससे ज़्यादा रिटर्न दे सके। तो यह कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें कोई बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, डेट ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, इक्विटी ईटीएफ ले सकते हो, सेक्टरल। तो हम आगे एक्सेल शीट की मदद से समझेंगे। पिछले 3 साल के डाटा होगा, 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2024 तक क्या रहे, उसको हम देखेंगे एक्सेल शीट में कौन से वाले
ऑप्शन ने हमें किस तरह से रिटर्न दिए। सामान्य रूप में माना जाता है कि इमरजेंसी फंड को हमें डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ कंपैरिजन के लिए एक तो एफडी अज्यूम कर रहा हूँ 7% की रेट में, यानी मैंने इनिशियली 1 लाख का इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट किया है दो अलग अलग फॉर्मेट्स में, एक 7% की एफडी रेट पे और दूसरा एक निफ्टी बीज में, यानी एक इक्विटी फंड ले लिया मैंने निफ्टी बीज, राइट। और अगर मैं इसमें जो टाइम पीरियड ले रहा हूँ वो 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2024 तक की डेट में इसको कंसिडर करते हैं कि इसमें किस तरह के रिटर्न्स रहते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए मैं निफ्टी बीज का कंपैरिजन एफडी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक तो 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टोटल 1591 यूनिट्स आई, तो उसमें 1 लाख 10 रुपीज पॉइंट 10.26 हुए, तो उतना ही हमने एफडी में इन्वेस्ट किया, राइट। एफडी में मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे एफडी में आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, और जब नेक्स्ट ईयर होगा तो इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमने दो चीज़ें ध्यान में दे रहे हैं, एक तो इक्विटी में वैल्यू क्या हो जाएगी और एक एफडी में वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इन 10 साल में कब हमारी इक्विटी की वैल्यू एफडी से कम हुई। तो जैसे हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया और हमने देखा फरवरी में ही इक्विटी की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि जनवरी में हमारा फंड माइनस माइनस 2497 रुपीज कम हो गया। फरवरी में हमारा फंड बढ़ा, जिससे मार्च में हमारी वैल्यू ज़्यादा थी हमारे इन्वेस्टमेंट से, पर लगभग वही था, तो एफडी की तुलना में फिर भी नीचे था। फिर आगे के ईयर्स में आप देखो तो एफडी की तुलना में केवल एक बार कम हुआ है, जहाँ से ये रेट दिखाई देगा, ये अप्रैल 2020 में, यानी जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था मार्च में, उसके बाद जो 1 अप्रैल को हमने डाटा कैलकुलेट किया तो एफडी की तुलना में कम हुआ, क्योंकि उसमें लगातार 3 महीने हमारा पोर्टफोलियो नीचे गया, जिसमें आप देख सकते हो कि जनवरी में पोर्टफोलियो कम हुआ था 9100, फरवरी में पोर्टफोलियो कम हुआ 9593 और मार्च में 50,000 कम हो गया, और ये आंकड़ा हमारे एफडी से नीचे आ गया, राइट। तो एक कोरोना जैसी सिचुएशन में तो आप समझ सकते हो कि एफडी बेटर ऑप्शन था, बाकी हर जगह इसने एफडी से अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। और अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो एफडी ने 10 ईयर के टाइम पीरियड में 96.72% रिटर्न दिए, वहीं हमारी निफ्टी बी ने 280% रिटर्न दिए। तो आप केवल एक बार की रिस्क रही है आपकी इमरजेंसी फंड में, जहां आप को इमरजेंसी होती तो आप इस प्राइस पे भी बेच सकते थे, और एफडी की तुलना में जो कम था, एफडी में हमारी वैल्यू हुई थी 1,52,000, और यानी हम देख सकते हैं यहाँ से करीब करीब 15,000 रुपये एफडी की तुलना में ये पीछे रहा, बस इतना ही पीछे रहा, हाँ, बाकी कोई नहीं है। तो पर आप रिटर्न में देखोगे कि फाइनल रिटर्न में कितना फर्क रहा है, तो आप देख सकते हो कहाँ 96,000 है, कहाँ 2,80,000 है। तो यहाँ पे आप इक्विटी में रिस्क ले सकते हो। अगर हम दूसरा कंपैरिजन समझे, एक हमारा यहाँ एफडी का रिटर्न हर मंथ में कितना रिटर्न है और इक्विटी का रिटर्न हर मंथ में कितना रिटर्न है, तो आप देखते हो कि एफडी की जो रिटर्न है वो लगातार यूनिफॉर्म रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर 583 का रहा हर मंथ, फिर 624 का हो गया, फिर ये बढ़ के 667 हो गया, फिर 740, ऐसे लगातार हर मंथ बढ़ता गया, ये है ना, कंपाउंडिंग के हिसाब से। पर इक्विटी का रिटर्न जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे पहले मंथ में माइनस था, फिर ये माइनस, बीच बीच में जहाँ जहाँ ये कलर चेंज दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ वहाँ इन्होंने एफडी की तुलना में खराब रिटर्न दी उस मंथ में। पर आप देखो किसी एक मंथ में खराब रिटर्न देता है तो दूसरे मंथ में कितना ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है, राइट। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो ओवरऑल रिटर्न कितना ज़्यादा हो गया। तो ये एक यूनिफॉर्म नहीं, फ्लक्चुएट होता रहता है, पर एंड रिजल्ट में ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो कोरोना जैसी एक सिचुएशन को एलिमिनेट कर दें, उसके अलावा पूरे 10 साल में कभी भी इसने नहीं दिया। यहाँ भी हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, तब हो सकता है कि भाई तुरंत मार्केट इन्वेस्ट के बाद गिर गया, तो अगर हम इसे एसआईपी मोड में बिल्ड कर दें तो और भी ज़्यादा सेफ होगा। मैं आपको दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी दिखा दूँ, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ जूनियर बीज में।
अगर आप जूनियर बीज की बात करो तो उसमें क्या सिचुएशन थी, वही स्टार्टिंग के 2 महीने में इसने एफडी से खराब रिटर्न दिया। फिर आगे हम देखा कि कहीं पर भी नहीं दिया, यानी अप्रैल 2020 में भी इसने एफडी से बेटर रिटर्न दे दिया, राइट। और ओवरऑल रिटर्न की देखें तो इसने 332% का रिटर्न दिया। निफ्टी मिड कैप का हमारे पास जो ईटीएफ है वो 10 साल पुराना नहीं है, इसलिए मैंने इसका जो कंपैरिजन किया वो इंडेक्स के साथ कर लिया। यही पहले 2% इसके नेगेटिव थे। और उसका आगे का हम देखें तो अप्रैल में इसने भी खराब परफॉर्म किया एफडी की तुलना। अप्रैल 2020 कोरोना जैसे पेंडेमिक में ही खराब परफॉर्म किया इक्विटी ने एफडी से, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप इन सीट्स को आराम से देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इनको डाल दूंगा, तो वहां से आप देखिए। और आप यहाँ पे अगर कोड चेंज कर देते हो तो किसी दूसरे फंड के लिए देख सकते हो। फिर जैसे निफ्टी 500 के लिए भी है, निफ्टी 500 के लिए देखो सारी चीज़ें वही सिचुएशन रही इसमें भी, है ना। केवल जूनियर भी थी जो उस समय भी नहीं गिरी, बाकी है तो हम ये मान सकते हैं कि कोरोना जैसे पेंडेमिक में गिर सकता है 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, तो आप इस इमरजेंसी फंड को थोड़ा वेरी सकें। अगर हम किसी सेक्टोरल ईटीएफ की बात करें तो ये इमरजेंसी फंड के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक यहाँ नेगेटिव था स्टार्टिंग में 2 महीने, फिर आगे देखो कोरोना में भी नेगेटिव नहीं आया। इनके रिटर्न देखो 330% थे, और जो आपके 96% जो होने वाला है एफडी के रिटर्न उनसे ज़्यादा है। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूं तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव था पर यहाँ नेगेटिव, और फिर आगे भी बहुत बार नेगेटिव। इसका मतलब आप किसी भी सेक्टोरल ईटीएफ में नहीं लगा सकते। हो सकता है वहाँ हमारे बैंक ने खराब परफॉर्म नहीं किया हो, पर अगले 10 साल में बैंक खराब परफॉर्म कर जाए तो किसी भी सेक्टोरियल फंड को तो आप बिल्कुल भी चूज नहीं कर सकते, राइट। ऐसे में आपको फार्मा के बारे में देखा, आप सोच रहे हो कि कोरोना में फार्मा ने बहुत अच्छा किया होगा। तो अगर हम 1 जनवरी 2014 को इन्वेस्टमेंट करते तो एक तो जुलाई में ये खराब परफॉर्म कर दिया, है ना, 3000 कम हो गए एफडी की तुलना में। और आगे देखो यहाँ 2017 में ही एफडी को अंडर परफॉर्म करने लगा, और ये देखो लंबे टाइम तक इसने एफडी को अंडर परफॉर्म किया है। तो ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, राइट। अब बात करें गोल्ड की, हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि गोल्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है किसी बुरे समय के लिए, है ना। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ गोल्ड के कंपैरिजन को समझते हैं कि सच में गोल्ड में क्या रहा। तो इक्विटी वैल्यूज को देखो किस तरह की आ रही है, दिखाई दे गया कि गोल्ड कितना रिटर्न देता है। तो अभी तक यानी 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2024 तक इन 10 साल में गोल्ड ने एफडी से खराब या उसके आसपास रिटर्न दिया है, क्योंकि एफडी का जो रिटर्न है वो 96.72% है, पर गोल्ड का जो रिटर्न था गोल्ड बीज का 96.69% था, यानी उससे भी खराब परफॉर्म किया। तो ये तो कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, है ना। या हम कहें कि उसके लगभग वही चल रहा है एफडी के आसपास, या उससे भी हर बार नीचे रह रहा है। आप कंपैरिजन में एकदम वैल्यू चेक कर सकते हो कितना नीचे है कितना ऊपर रह रहा है। तो ये भी एक सुटेबल ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे एक मिक्स स्ट्रेटजी अपना सकते हो। जैसे कोई भी आप एक इंडेक्स ले लो जो ब्रॉड मार्केट का होना चाहिए, यानी निफ्टी बीज हो सकता है, जूनियर बीज हो सकता है, मिड 150 हो सकता है, स्मॉल को भी देख सकते हैं, पर उसका इंडेक्स का भी मुझे लिंक नहीं मिला तो मैंने अभी इसका कोई कंपैरिजन नहीं किया। अगर आपको गूगल फाइनेंस का उसका लिंक मिल जाता है तो हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं, पर वो भी ये मान के चलो कि वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है कोरोना जैसी सिचुएशन में, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं। तो आप लार्ज कैप या मिड कैप को इसमें कंसिडर करते हो। मैंने मिड कैप के हिसाब से देखा तो कि मैंने ये कहा कि 80% इक्विटी में और 20% एफडी में रख दिया जाए, और जब इमरजेंसी स्टार्टिंग हो तो 1 महीने में आप एफडी ब्रेक कर लो, और उसके बाद 1 महीने बाद जब ये अच्छा परफॉर्म करने लग जाए हमारा इक्विटी एफडी से, तब अगले महीने उसमें से फंड निकाल सकते हो। तो इस हिसाब से 80% इक्विटी में और 20% एफडी के हिसाब से मैंने प्लान किया। तो अंडर परफॉर्म वो भी उसी तरह से करेगा कि भाई वही 2% ये रहे, और एक यही अप्रैल वाला मंथ रहा। पर आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो ये 1,36,000 था और इसमें 1,40,000 हो गया, यानी जो आपका डेट वाला पार्ट था उसने यहाँ पे माइनस नहीं दिया, और उस पार्ट को आप बेच सकते हो इस दौरान डेट वाले को, और इक्विटी वाले को होल्ड रख सकते हो। अगर ओवरऑल परसेंटेज का कंपैरिजन किया जाए तो 483% रिटर्न दे रहा था इक्विटी, 96% रिटर्न दे रहा था आपका एफडी,
और 405% यानी इनके बीच में कहीं एडजस्ट हो गया, 405% आपको रिटर्न ये दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एफडी प्लस इक्विटी दोनों को हिसाब से करते हो कंसिडर, तो आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो कंक्लूजन में हम समझते हैं, देखो एक्सेल सीट में आपने देखा था कि इक्विटी ईटीएफ, ब्रॉड मार्केट इक्विटी ईटीएफ है, वो जब हमने स्टार्ट किया था तब 2 महीने कम थे क्योंकि स्टार्टिंग में थे, राइट। फिर उसके बाद में लंबे टाइम पे वो कभी नीचे नहीं आए, केवल और केवल एक बार आए थे अप्रैल 2020 कोरोना में, जिन्होंने एफडी से खराब परफॉर्म किया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी ईटीएफ जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और शॉर्ट टर्म के लिए कि तुरंत हमें इमरजेंसी हो, ऐसे में आप कुछ कैश रिजर्व रखिए, कुछ डेप्ट ईटीएफ रखिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ये लॉन्ग टर्म का इक्विटी पोर्टफोलियो बन जाए, तब आपको डेप्ट ईटीएफ और कैश रिजर्व कम कर सकते हो, उतने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जो मैं यूज करता हूँ, सुपर सौ और सुपर एसआईपी, उनमें डेली बेसिस पे कैश फ्लो रहता है, कुछ प्लस माइनस, यानी कुछ सेल होते हैं, कुछ बाई होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, उससे भी अपनी इमरजेंसी पूरी कर सकते हो। यानी आपके पास इमरजेंसी है तो आपने केवल सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए। उसका इफेक्ट 2-3 महीने बाद आता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सेल के लिए ऑर्डर नहीं रहते, राइट। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीट के लिए एक्सेल सीट जो अपन डाटा दिखाया है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।